हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी? अच्छे ही होगे? नहीं, गलत कह दिया। इस समय तो बोर्ड का पेपर चल रहा होगा, कैसे ही अच्छे होगे? अच्छे तो होगे नहीं? अच्छे हो? चलो, उम्मीद है सब अच्छे होगे, सब परफेक्ट होगे। और आपके बोर्ड परीक्षाएं कल से, जो कि 12th का शायद पहला पेपर है हिंदी का, आई थिंक हिंदी का पेपर है कल। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर, अच्छे से अपना पेपर दो। फिलहाल हम जो लेके आए हैं, क्या लेके आए थे? नई चीज? हाँ, नई चीज है। नहीं, ये सब पुरानी चीजें जो तुम पढ़े हो साल भर, ये सब का सब वही है जो तुम साल भर पढ़े हो, बट उसको एक नए फॉर्म में, एक नए मॉड्यूल में ढाल दिया गया है। CUET। अभी तक क्या था? हम 12th की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। पापा पूछे क्या कर रहे हो? पापा बोर्ड का पेपर, एग्जामिनेशन की तैयारी चल रही है। अब पापा, अब एग्जामिनेशन तो खत्म हो गया, अब हम CUET की तैयारी में लगे हैं। अच्छा, इससे क्या होगा? अब हम जाएंगे यूनिवर्सिटी में बढ़िया कॉपी पीछे खोस के, पेन हाथ में लेके। क्यों? सही है? नहीं। तो चलिए फिलहाल आते हैं टॉपिक पे। तो आज जो मैं यहां पे आपके लिए लेके आया हूं वो क्या है? वो है अकाउंटेंसी बुक कीपिंग। इसको बताने से पहले, ये क्या है? ये CUET का सिलेबस है अकाउंटेंसी का, लेकिन इसको बताने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो मैं आपको बता दूं। वो इंपॉर्टेंट चीज क्या है वो आपको पवन सर बताएंगे। देखो, इंपॉर्टेंट चीज मैंने बता दी ना। क्या? जो इंपॉर्टेंट चीज है वो पवन से बताएंगे। अभी पवन से की जो लास्ट वीडियो थी उसमें उन्होंने सिखाया होगा कि फॉर्म कैसे फिल किया जाता है, वहां से सीख लीजिए अच्छे से। गलती मत करना बच्चों। देखो, अगर कहीं भी थोड़ी सी भी गलती हो गई, हल्की सी भी मिस्टेक हो गई, तो बहुत लंबा खामियाजा भुगतना पड़ जाता है। और हम नहीं चाहेंगे कि आपके साथ ऐसा हो। कहीं डाउट हो, कुछ भी दिक्कत आए, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर्स होंगे, उन पे कॉल कीजिए। आपका एक एक डाउट सॉल्व किया जाएगा। ठीक? तो बाकी की यूनिवर्सिटी की क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्या क्राइटेरिया है, किस किस बेसिस पे फॉर्म भरना है, कौन कौन सा सब्जेक्ट डालना है, कैसे यूनिवर्सिटी चूज करनी है, क्या क्या चीज, ईच एंड एवरीथिंग कौन बताएगा? जल्दी बोलो। पता ही चल गया होगा, पवन सर बताएंगे। हम क्या बताएंगे? तो मैं शुभम भट्ट आपको अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टडी का टोटल चैप्टर्स पढ़ाऊंगा। टोटल प्रिपरेशन मेरी तरफ से होगी, नोट्स वगैरह सब कुछ मैं आपको दूंगा। बस आपको हमारे चैनल पे बने रहना है और वीडियो को स्टार्टिंग से अंत तक देखना है। ठीक? कहीं भी मिस किया तो सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। शॉर्टकट में चीजों को समझोगे तो तुम भी शॉर्टकट हो जाओगे ना। तो सक्सेस का बेटा कोई भी शॉर्टकट नहीं होता, इसलिए इसको स्टार्टिंग से अंत तक देखना, एक एक छोटी से छोटी चीज को समझना। तो आओ, आज सबसे पहले एक्सप्लेन किया जाता है अकाउंटेंसी का सिलेबस कि भैया CUET में हमें पढ़ना क्या क्या, छोड़ना क्या क्या। क्योंकि बोर्ड में आपने बहुत कुछ पढ़ा होगा, बहुत कुछ छोड़ा होगा। जो वहां पे छोड़े हो वही यहां पे आएगा। नहीं समझे? CBSE ने जिन जिन चीजों को डिलीट किया था ना, आपने सोचा वाह भाई वाह, चलो कम हुआ सिलेबस, मुक्ति पाए, पढ़ना नहीं पड़ेगा है? लेकिन नहीं, पेपर देने के बाद उसी को पढ़ना है जो कि डिलीट हुआ था। क्योंकि वो डिलीट हुआ था, उधर तो पढ़ाया नहीं गया, लेकिन वो CUET में आएगा। अब कैसे पढ़ोगे? और मजे की बात, कॉमर्स के बच्चों में, अकाउंटेंसी में तो टोटल चैप्टर ही डिलीट था, कोई टॉपिक नहीं, टोटल चैप्टर कैसे पढ़ोगे? और मैं एक बात बता दूं, ये जितने भी चैप्टर्स डिलीट थे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस इनसे बनते हैं। पता बच्चा, इतने बेहतरीन क्वेश्चंस बनते हैं, इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं कि क्या बताएं। और ये आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। तो आओ स्टार्ट किया जाता है। देखते हैं ऐसे कौन कौन से चैप्टर जो रिलेटेड थे वो यहां आएंगे, उनके कौन कौन से टॉपिक्स थे, और आपने जो पढ़ा अभी साल भर में, क्या क्या पढ़े थे भैया। अगर पूछा जाए सर हमने तो पार्टनरशिप पढ़ा था, कितने चैप्टर? 5 या 6। कौन कौन से? सर पहला था फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, दूसरा था चेंज इन PSR, तीसरा था एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, चौथा था डेथ एंड, नहीं चौथा डेथ नहीं था, रिटायरमेंट एंड डेथ था, एंड पांचवा डिसोल्यूशन था। इसके बाद से हमने पढ़ा था शेयर डिबेंचर, लेकिन से वहां भी एक चैप्टर डिलीटेड था, डिबेंचर का रिडेम्पशन। इसके बाद हम जाते हैं पार्ट बी में और फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ते हैं। वहां पे भी हमने सर इस बार तो कॉमन साइज और कंपैरेटिव तो पढ़ा नहीं था, क्योंकि वो तो CBSE ने डिलीट किया हुआ था। तो क्या पढ़े थे सर? रेशियो एनालिसिस पढ़े थे और कैश फ्लो पढ़े थे। तो जितनी चीज है हमने डिलीटेड बताई। NPO तो छुए भी नहीं होंगे, एक दो बुकें मैंने देखी थी उसमें NPO चैप्टर आया ही नहीं था। ठीक? वो NPO आपका CUET पूछ रहा है, कैसे पढ़ोगे?
नहीं पढ़ पाओगे ना, कोई बात नहीं, हम पढ़ाएंगे। कौन पढ़ाएगा? मैं पढ़ाऊंगा। आप यहां हमारे साथ बने रहिए, आपको एक एक चीज बताऊंगा। और जितने भी टॉपिक है बेटा, देखता हूं क्वेश्चन कहां से पूछा जाएगा। जितने भी टॉपिक है, हर एक टॉपिक से रिलेटेड इतने क्वेश्चन लगवा दूंगा, इतने क्वेश्चन लगवा दूंगा, सिर्फ उसी को पढ़ के जाओगे तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके फंस जाएंगे, गारंटेड फंसेंगे। ठीक है, तो कोशिश कीजिए, कुछ भी स्किप मत कीजिएगा, एक एक चीज को अच्छे से सीखिएगा। तो सबसे पहले आपका जो सीयूटी का अकाउंटेंसी या बुक कीपिंग का कोड है, वो कोड यहां पे कितना है? 301। अब ये सिलेबस क्या है या पेपर में आएगा क्या? ये आपका डोमेन सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी। डोमेन सब्जेक्ट जो अकाउंटेंसी है, इसका एक सिर्फ सिंगल पेपर होगा, सिंगल पेपर। और उस पेपर में कितने क्वेश्चंस आएंगे? तो बच्चा 45 क्वेश्चंस आएंगे। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए है, क्योंकि मुझे इंग्लिश आती नहीं है, मैं सिर्फ इंग्लिश में यहां पे लिखा हुआ है। वो हमारे जो टाइपिस्ट है उनको हिंदी नहीं आती है टाइप करना, तो वो सब इंग्लिश में टाइप किए हैं, लेकिन मुझको इंग्लिश नहीं आती, इसलिए मैं सब कुछ हिंदी में बोलूंगा। तो ये यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए है। ठीक, तो जो जो चीज बताऊं बस उस पर ध्यान देना। यहां पे देखिए, आपके जो अकाउंटेंसी का एक पेपर होगा उसमें कितने क्वेश्चंस आएंगे? 45 क्वेश्चन। कितना आएगा? 45। लेकिन आपको अटेम्प्ट कितना करना है? क्या 45 करना है? नहीं बेटा, आपको अटेम्प्ट करना है सिंपल सा 35 क्वेश्चंस। तो तुम 10 क्वेश्चन कौन सा छोड़ोगे? बच्चों के दिमाग में आएगा सर वही छोड़ेंगे जो नहीं पढ़े हैं, हम वही छोड़ देंगे जो नहीं पढ़े हैं, जो पढ़े हैं उसको लगाएंगे और जो नहीं पढ़े उसको छोड़ देंगे। बेटा जो नहीं पढ़े उसको तो छोड़ोगे ही, जो आता है वो कितना आता है ये अपने दिल पे हाथ रख के पूछो, समझ में आ जाएगा। ऐसे रखना, ऐसे हाथ, और कहना आया, पता चल जाएगा आया कि नहीं आया। ठीक, समझ में आएगा। चलो बोर्ड का पेपर देके आना, हमें बताना कितना आया। तो पहली चीज समझ में आई कि आपके पेपर में कितने क्वेश्चन आएंगे? 45। अटेम्प्ट कितना करना है? 45 नहीं, 35। ये नहीं कि 45 है 45 मार दिया तुक्का, ले धक्का-धक, ले धक्का-धक, चालू, ऐसा काम मत करना। 45 आएगा, 35 ही करना है। ठीक, चलो आओ आगे बढ़ते हैं। लो, पहले खुल गया, जो चैप्टर डिलीट था वही सीयूटी ने दे दिया। पहला चैप्टर क्या था? एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। आपने जितने भी चैप्टर्स पढ़े, चाहे वो पार्टनरशिप था, चाहे वो कंपनी था, चाहे वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट था, जितना भी पढ़ा था वो सब प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन था। लेकिन ये क्या लिखा है? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। कितने बच्चे तो ऐसे होंगे जिनको यही नहीं पता होगा कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है, क्योंकि सर 11th में पढ़े थे, चैप्टर नंबर 2 था, फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस स्टडी में, वहां भी ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन हमको नहीं दिखाई दिया था। सिर्फ एक थोड़ा सा दिखा था कोऑपरेटिव सोसाइटी, लेकिन उसका भी थोड़ा कहीं ना कहीं मोटिव प्रॉफिट का था और सोशल वेलफेयर का था। यहां पे एनपीओ एक चैप्टर है, नाम ही नहीं सुने तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या जानोगे। तो ये पूरा एक सिलेबस है, एनपीओ में क्या क्या पूछा जाएगा। तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की मीनिंग एंड एग्जांपल्स। तो ये बहुत बड़ी चीज है नहीं, बहुत छोटी चीज है, ज्यादा 2 सेकंड की चीज है, बता दूंगा, ये समझ में आ जाएगा। मुद्दे के बाद जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो इसमें 2 अकाउंट है। एक अकाउंट है आपका ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। क्या? आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बहुत बढ़िया सा है, बता दूं क्या है ये? 11th में याद करो, कैश बुक पढ़े होगे। कैश बुक जहां पे सिर्फ क्या लेते थे? कैश ट्रांजैक्शंस लेते थे। कैश आएगा तो डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट, बस वही चीज यहां पे पढ़नी है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एकदम कैश बुक के इक्विवेलेंट ही है। जैसा कैश बुक बनता था वैसा ही आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट बनेगा। ठीक, बाकी चीजें समझाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा ओवरव्यू लेते चलो। तो एक इंपॉर्टेंट इसमें ये पढ़ना है। तो इसका देखो लिखा है, मीनिंग लिखा है, कॉन्सेप्ट लिखा है, और ये क्या आपका नॉन फंड अकाउंटिंग है। ठीक, इसके बाद अब इसके बाद आगे क्या देखना है? इसमें दूसरा क्या है? प्रिपरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्या बनाना है हमें? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। तो 2 अकाउंट यहां सीखना है, एक रिसिप्ट एंड पेमेंट, एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर, और तीसरा जो सीखना है वो है बैलेंस शीट। कितने अकाउंट हो गए? 3 अकाउंट। एनपीओ में जिसने इन 3 चीज को पकड़ लिया, रिसिप्ट पेमेंट, इनकम एक्सपेंडिचर, बैलेंस शीट, कौन कौन सा? रिसिप्ट पेमेंट, इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। याद कर लो नहीं तो फोन में घुस जाऊंगा। ठीक है, कौन कौन सा? पहला कौन कौन सा? रिसिप्ट पेमेंट, इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट।
हो जाएगा याद? ये 3 अकाउंट आपको अच्छे से पढ़ने हैं, एनपीओ कंप्लीट हो जाएगा। पहला टॉपिक समझ में आया, क्या पढ़ना है? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। कितनी चीज पढ़नी इसमें? सिर्फ 3 चीज, रिसीट, पेमेंट, इनकम एक्सपेंडिचर, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट तो पढ़े होगे, लेकिन ये 2 चीज एक नया आया है, रिसीट पेमेंट अकाउंट और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसकी तो शकल क्या बुक में भी नहीं देखोगे कैसे बनता है, ये यहां बताऊंगा। ठीक, अब आगे देखते हैं। इसको खूब पढ़े हो, धुआंधार पढ़े हो, पूरे साल भर पढ़े हो। क्या भैया? अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। कितने चैप्टर? सर यहीं से तो स्टार्ट हुआ था। एक इतनी मोटी बुक है अकाउंट की, जिसमें इसके 5 चैप्टर दिए हैं। कौन कौन से? सर पहला है फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग, नहीं, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। दूसरा है चेंज इन पीएसआर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तीसरा है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। चौथा है डेथ एंड रिटायरमेंट। 5वां है डिसोल्यूशन। और सर एक बुक खत्म हो गई, अच्छे से आता भी है, लेकिन जब बैठ जाते हैं तो सोचते हैं कैसे आएगा। सोचो पूरी बुक में ये है, साल भर पढ़े हो, वहीं से क्वेश्चन पूछेगा। लेकिन मुद्दे की बात है सर, कभी सही होता ही नहीं है जल्दी। चलिए, पेपर में जो बोर्ड देने जाओगे 31 मार्च को, उसमें तो न्यूमेरिकल पूछेगा, यहां तो सब ऑब्जेक्टिव आएगा। ये बड़ी समस्या है सर। न्यूमेरिकल तो चलिए कहीं स्टेप मार्किंग पा भी जाएंगे, ऑब्जेक्टिव गलत हो गया तो तहस नहस हो जाएगा। तो देखो, ज्यादा दिमाग मत लगाना, जितना भी यहां पे प्रैक्टिस सेट बताया जाएगा, जितनी भी चीज, खाली उसी को अच्छे से पढ़ लेना। सभी का एकदम निचोड़ रखा हूं मैं, एकदम निचोड़ कैसे होता नहीं, एकदम निचोड़, किसी पकड़ एकदम निचोड़ लो ना, तो बस वही निचोड़ यहां पे है। इतना निचोड़ है कि अगर पढ़ लिए ना बेटा, समझ लो, ज्यादा तो नहीं कहूंगा, लेकिन कोई ना कोई यूनिवर्सिटी तो मिल जाएगी। ठीक, आइए आगे देखते हैं। तो अकाउंटिंग ऑफ पार्टनरशिप में क्या क्या पढ़ना है? पहला है नेचर ऑफ पार्टनरशिप। हम बहुत पढ़े हैं सर, ये सब तो पार्टनरशिप की डेफिनेशन, डीड वुड क्या होती है सब पता होगा सबको। पार्टनरशिप क्या होती है, डीड क्या होता है, ये सब मालूम होगा। लेकिन क्वेश्चंस कैसे आएंगे ये हम बताएंगे, ये आपको नहीं मालूम होगा। इसके बाद फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप में फिक्स एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, देखो आपने पढ़ाई होगा। डिवीजन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स पढ़ाई होगा। फिर इसके बाद क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपने पढ़ाई होगा। इतनी चीजें आप लोगों ने पढ़ी होगी। इसके बाद देखते हैं क्या है, आइए, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। मैं गारंटी से कह सकता हूं आप में से बहुत सभी बच्चों को ये पता नहीं होगा रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता क्या है। हिंदी में क्या कहते हैं? पार्टनरशिप का पुनर्निर्माण, फिर से बनना, रिकॉन्स्टिट्यूशन, पुनर्निर्माण। तो पार्टनरशिप दोबारा कब से फॉर्म होती है? तो सबसे पहले पार्टनरशिप बंद कब होती है? पार्टनरशिप और पार्टनरशिप फर्म के डिसोल्यूशन बनते होता है। पार्टनर्स के बीच में जब मतभेद होता है, कौनों को दे दिया 2-4 हाथ, ले फैटम फैट, ले फैटम फैट, हो गया झगड़ा लड़ाई, तो क्या होगा? पार्टनरशिप खत्म। तुम भैया अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, तुम जाओ अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, तब पार्टनरशिप खत्म होती है, फर्म बंद नहीं होती। 1-2 पार्टनर के चले जाने से पार्टनरशिप खत्म होती है, पार्टनरशिप फर्म नहीं बंद होती। लेकिन जब सब चले जाएंगे तो ताला लगा दो, अभी फर्म न चलेगा, तो पार्टनरशिप फर्म बंद हो जाती है। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन जो होता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन जो यहां पे होगा वो किस कंडीशन में होगा? तो बच्चों ध्यान से सुनना, रिकॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ पार्टनरशिप के डिसोल्यूशन पे होता है, ना कि पार्टनरशिप फर्म के डिसोल्यूशन पे होता है। याद रहेगा ये चीज, रिकॉन्स्टिट्यूशन हमेशा कब होगा? जब पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है, ना कि पार्टनरशिप फर्म। अब आगे देखते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या पढ़ना है। ये आपका सेकंड चैप्टर तक खूब पढ़े हो, इसको धुआंधार एकदम पढ़े हो, कॉपी पलट 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 पढ़े होगे, 2500-50 क्वेश्चन लगाए होगे। लेकिन गुडविल में आज तक कंफ्यूज हो गए कि सर गुडविल की जो 3 कैलकुलेशन होती कैसे निकाले, वही भूल जाते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में इसके अलावा कुछ है नहीं। सही कहे ना? देखो सबको पता है, एकदम सही बोल रहे हैं। आगे देखो, ये आपका सेकंड चैप्टर था। इसके बाद अकाउंटिंग फॉर रिवैल्यूएशन अकाउंट्स है। रिवैल्यूएशन अकाउंट पढ़े होगे भाई, चेंज इन पीएसआर में क्या पढ़े थे? गुडविल, रिवैल्यूएशन, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, यही सब तो पढ़े थे। तो बस यहां पे वो सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। इसके बाद यहां पे आगे देखो, गुडविल का ट्रीटमेंट आ गया ना, गुडविल रिवैल्यूएशन हो गया, गुडविल हो गया। आफ्टर दैट आपका जो चैप्टर था एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, वो भी यहां पे है। अब एडमिशन ऑफ पार्टनर में क्या क्या है? इफेक्ट ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर, चेंज इन पीएसआर, सैक्रिफाइस गेनिंग जो आता है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। कितने ट्रीटमेंट होते थे? 5।
नहीं पता? 5 होते थे, 4 होते थे? 5 होते थे। कैसे? नया पार्टनर आएगा, गुडविल लेके आएगा तो सब बांट लेंगे, या तो वो नहीं लेके आएगा, गुडविल अपीयर इन द बुक्स होगी। तो ये सारी चीजें जो है वो हम आपको बताएंगे। आगे आइए। इसके बाद एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। कैपिटल एडजस्टमेंट भी थी, याद तो होगा ही कैपिटल एडजस्टमेंट। पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? नहीं पढ़े? पढ़े हो? अच्छा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए पढ़े कि नहीं पढ़े, फिर बताते हैं पढ़े कि नहीं पढ़े। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद जो चैप्टर था वो आपका कौन सा था? ये रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर। देखो, सेकंड चैप्टर से लेकर रिटायरमेंट और डेथ तक जितने भी चैप्टर थे, इन सब में क्या चीज डिसॉल्व हुई थी? पार्टनरशिप फर्म नहीं बंद हुई थी। इसीलिए रिकॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ इन्हीं 4 चैप्टर का नाम दिया हुआ है। कौन कौन सा? चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, डेथ और रिटायरमेंट। लेकिन जैसे ही इसके बाद हम ये पन्ना पलटे, क्या आ गया? डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप आ गया। पार्टनरशिप नहीं, सॉरी, पार्टनरशिप फर्म आ गया। क्योंकि पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है तब तो रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, लेकिन जब पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होती है तो भैया ताला लग जाता है और सब अपने अपने चले जाते हैं। कहां चले जाते हैं या तो आपसे अच्छा कौन जानता होगा। तो आइए देखते हैं डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में। सबसे आसान सा चैप्टर था पूरे 12th में, इससे आसान सा चैप्टर कुछ नहीं था। क्योंकि जब माँ बाप घर से निकाल देते थे तो बच्चे के पास एक ही ऑप्शन बचता है कि घर को बेच दे, बेच के पैसा ले ले, जो कि वो कर नहीं पाता। खिसिया के वो घर छोड़ के चला जाता है। सेम कंडीशन पार्टनर के साथ होती है। क्या भैया? पार्टनरशिप फर्म बंद, ताला लगा, तो जितना सामान है पहले बेचो। रियलाइजेशन अकाउंट बनता था। क्यों बनता था? वहां पे जितनी भी एसेट थी सब हम बेच देते थे। बेचने के बाद जो पैसा आता था उससे लायबिलिटी दे देते थे, और लायबिलिटी देने के बाद जो बचा बांट लो भैया, यही बचा है, सब लोग आपस में बांट लेते हैं, बांट के चलते हैं घर। इतना ही तो पढ़े थे। जब फर्म बंद होती, ताला लगता है, सब कुछ बिक गया, सारी लायबिलिटीज दे दो, उसके बाद जो पैसा बचा आपस में बांट लो और चल के चिली पटेटो खाते हैं सब लोग ना। ठीक, मुंह में पानी ना आए, बैठे हो चुपचाप शांति से पढ़ो बैठ के। देखो, डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में इसकी मीनिंग जाननी है, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट जानना है, प्रिपरेशन ऑफ, ये आ गया। यहां पे कौन सा अकाउंट पढ़ना था? रियलाइजेशन अकाउंट, जो कि आप बच्चों ने खूब बनाया होगा, और 31 मार्च को जब ये क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा तो बनाना मत भूलिएगा, अच्छे से बना के आइएगा। और मैं चाहूंगा कि एक बच्चे का भी क्वेश्चन गलत ना हो। अगर नहीं आता है तो वो भी बताना, मैं उसकी भी वीडियो डाल दूंगा, एक दिन में सिखा दूंगा। अगर नहीं आता है, किसी भी चैप्टर में कोई दिक्कत है आपको, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, एक एक वीडियो में सबकी बना दूंगा। आप खाली उसको पढ़ लीजिएगा, सारे कॉन्सेप्ट सही हो जाएंगे। कॉन्सेप्ट हिलेगा ही नहीं, इसी से खड़ा रहेगा वहीं पे। ठीक, आओ देखते हैं। तो यहां पे क्या सीखना आपको? एक हो गया रियलाइजेशन अकाउंट, दूसरा क्या सीखना है? इससे रिलेटेड अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट के बाद कौन कौन से अकाउंट बनाते थे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते थे, और फिर बैंक अकाउंट बनता था ना। बस वही यहां पे सीखना है। चलो, इसके बाद जो यहां पे आपके सिलेबस में है, देखो क्या है? अकाउंटिंग फॉर शेयर्स एंड डिबेंचर। क्या है? अकाउंटिंग फॉर शेयर्स एंड डिबेंचर। याद कीजिए, आपकी वॉल्यूम फर्स्ट जो थी, सॉरी, पार्ट ए की 2 वॉल्यूम होंगी। पार्ट ए की वॉल्यूम फर्स्ट, वॉल्यूम सेकंड। वॉल्यूम सेकंड में आपने 12th में शेयर्स और डिबेंचर पढ़ा होगा ना। लेकिन डिबेंचर का रिडम्पशन वाला चैप्टर नहीं पढ़ा होगा। क्यों? वो तो डिलीटेड था बच्चा, वो वहां तो डिलीटेड था, लेकिन यहां पे देखो वो ये दिया हुआ है, देख रहे हो ना? ये कौन सा? ये भाग क्यों जा रहा है आगे पीछे? ठीक, भागो मत भाई, कभी इधर भाग जाता है, कभी उधर भाग जाता है। हमारी तरह ये भी हो गया है, जिस तरह हम इधर आते हैं इधर जाते हैं, ये भी इधर जाता है इधर आता है। चलो देखो, तो यहां पे ये जो टॉपिक था, कौन सा? डिबेंचर का रिडम्पशन, वो आप में डिलीटेड था, लेकिन यहां देखो पूछ लिया। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर है, आउट ऑफ प्रोसीड ऑफ फ्रेश इशू, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड सिंकिंग फंड। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जितनी चीज मैं बता रहा हूं उसको लिखते जाइएगा, क्योंकि साल भर आपने ना इसको पढ़ा होगा ना तो आपको किसी ने पढ़ाया होगा। तो जब पढ़ाया नहीं गया तो अब सीखे कहां से? तो आपके सामने एक ऑप्शन बचता है, कौन? मैं सिखाऊंगा। ठीक, आगे आइए।
ये आपने खूब पढ़ा है, बड़ा ही अच्छा टॉपिक है। फिर देखो भाग गया। सर जी इसको पकड़ के एक तो रस्सी बांध दो भाई, इधर से भागे ना, इधर से धागा बांध को उधर खींच दीजिए, देखो भाग जाता है इधर। चलो अब देखो यहां क्या है, ये भी खूब पढ़े होगे, खूब घुमा घुमा के, आया कुछ नहीं होगा, आया है सब पढ़े तो खूब है, लेकिन जब कोई ये पूछ लेता है रेशियो मिनिमम डिस्काउंट क्या होगा, रेशियो जब शेयर्स होता है उसको मिनिमम डिस्काउंट क्या होगा, तो कंफ्यूज, ये क्या पूछ लीजिए, क्वेश्चन दे दीजिए सर लगा लेंगे, पूछिए मत। तो बेटा देखो शेयर्स के डिबेंचर्स के ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं ना, लगाए आप सब हो, लेकिन देखते ही कंफ्यूज हो जाओगे कैसे होगा ये। तो मैं ऐसे ही बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आऊंगा, ठीक, बस बने रहना, सिलेबस को अच्छे से देखना और देखना तुमने सारी चीज पढ़ी है, क्योंकि सीयूईटी 12th का ही सब कुछ पूछता है, जो आपके 12th में आपने पढ़ा ना बस वही पूछेगा, लेकिन 12th में जब पढ़े होगे तब तुम वहां पे ले पाओगे, नहीं पढ़े होगे तो वहां कुछ नहीं कर पाओगे, जो कि आप अपनी स्थिति अच्छे से जानते होगे कि आपने कितना अच्छे से पढ़ा हुआ है। आगे आइए देखते हैं, ये भी देखो अकाउंटिंग ऑफ शेयर्स में शेयर कैपिटल में इशू आपने पढ़ा था, अलॉटमेंट पढ़ा था, इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर्स का टॉपिक, ओएस सब्सक्रिप्शन पढ़े थे, अंडर सब्सक्रिप्शन पढ़े थे, इशू एट पार्ट प्रीमियम एंड डिस्काउंट, ये सिलेबस में है सीयूईटी के, लेकिन आपको पता है क्या शेयर डिस्काउंट पे इशू होता है क्या? नहीं, शेयर कभी भी डिस्काउंट पे इशू नहीं होता 2013 के बाद, सिर्फ कुछ ही ऐसे शेयर्स हैं, कुछ टर्म्स कंडीशन है, सिर्फ वही डिस्काउंट पे इशू होते हैं, नहीं तो शेयर्स डिस्काउंट पे इशू नहीं होता। 2013 के पहले होता था, 13 के बाद नहीं होता, लेकिन यहां पे ये लिखा हुआ है आपके सामने। कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एरियर, इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, ये हर एक टॉपिक आपने पढ़ा हुआ है, बस सिर्फ वो कहावत है ना, शर्ट होती है, शर्ट को अभी आप नया ले आइए अच्छा लगेगा, धो दीजिए चिंगुड़ जाएगी, तो वही है जो आपने पढ़ा है वो आपने धो दिया है। अब मैं क्या करूंगा, उस पर प्रेस चलाने का काम करूंगा, जो चिंगुड़ा मिगुड़ा है ना सब आपके दिमाग में, मैं थोड़ा सा इसे प्रेस चला दूंगा, पॉलिश हो जाएगा, और पॉलिश हो जाएगा तो शर्ट अच्छी लगने लगेगी, पहनोगे मजा आएगा। तो बस वो जो पॉलिश वाला काम है ना बेटा, अब वो हमारा है, बस तुम सिर्फ देखते रहना कैसे पॉलिश होता है और कैसे हर एक चीज आपके माइंड में तुरंत रिकॉल हो जाएगी, हिट करेगी, हिट यहां से। चलो तो ये तो था बच्चों शेयर्स एंड डिबेंचर्स का टॉपिक, जो कि सीयूटी पूछेगा। हो गया वॉल्यूम फर्स्ट की पार्ट 2 खत्म। शेयर्स टोटल आएगा, डिबेंचर्स टोटल आएगा, डिबेंचर टोटल आएगा, डिबेंचर का इश्यू भी आएगा और डिबेंचर का रिडम्पशन वाला पार्ट भी आएगा, मतलब वॉल्यूम 2 कंप्लीट आएगी, वॉल्यूम फर्स्ट कंप्लीट आएगी। आइए अब क्या बचा, पार्ट बी। आओ पार्ट बी पे मूव होते हैं। आप अपनी बुक खोल के देखिएगा, पार्ट बी में यही लिखा होगा, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जिसमें क्या आया, तो सर इसमें ये आया जो 11th में भोगे थे, जिससे भाग गए थे, यहां लाके सब बदल दिया। 11th में जब मास्टर लोग पढ़ाए थे तो कहे थे ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट पढ़ लो, लेकिन जब यहां आए बैलेंस शीट बनाने लगे तो वहां तो टी फॉर्म में बनती थी, यहां स्टेटमेंट फॉर्म में बनने लगी। यही कंफ्यूज हो गए कि बनाए कैसे दूधी बैलेंस शीट, क्योंकि कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग बैलेंस शीट का फॉर्मेट चेंज है। यहां पे जो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप पढ़ते हो वो कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग पढ़ते हो, जहां पे टी फॉर्म में बैलेंस शीट नहीं बनती, ना तो टी फॉर्म में पीएल बनता है। यहां पे बैलेंस शीट भी स्टेटमेंट बनती है और पीएल भी स्टेटमेंट फॉर्म में बनता है। सही, टी फॉर्म स्टेटमेंट फॉर्म क्या है, पढ़े हो, बनाए भी हो, लेकिन बस जानते नहीं हो कि टी फॉर्म स्टेटमेंट फॉर्म क्या होता है, नहीं जानते ना। इसके बाद इसी तरह मजेदार वीडियो आएगी, आपको सब पता चलेगा, टी फॉर्म क्या है, स्टेटमेंट फॉर्म क्या है, एफ फॉर्म क्या है, डी फॉर्म क्या है, एम फॉर्म क्या है। ये कोई फॉर्म नहीं है, सिर्फ 2 ही फॉर्म होता है, ठीक है, टी और स्टेटमेंट। आओ फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखते हैं। भागना मत, अब नहीं भागा नहीं है। चलो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 2 चैप्टर्स आपने नहीं पढ़े होंगे इस बार, एक है कॉमन साइज, एक है कंपैरेटिव स्टेटमेंट, लेकिन यहां पर दोनों आपको दिखेगा। देखो कंपैरेटिव स्टेटमेंट भी दिखेगा, कॉमन साइज भी दिखेगा, दिख गया। ये दोनों आपने नहीं पढ़ा था, लेकिन यहां पे है, अब यहां पढ़ना पड़ेगा। आपको बैलेंस शीट याद होनी चाहिए, याद मतलब आंख बंद करो तो दोनों आंखों पे बैलेंस शीट दिखे ना, एक पे इधर एक पे इधर पर्टिकुलर, उसके बाद बाकी सारी डिटेल इधर, ये दिखना चाहिए। सोते जागते बैलेंस शीट और पीएल का फॉर्मेट तो एकदम दिमाग में घुसेड़ लो एकदम, ठीक।
ये दोनों आएगा। तो बैलेंस शीट तो पूरा आएगा जो ऊपर लिखा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी, प्रिपरेशन ऑफ सिंपल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी। सिंपल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फुल्ली नहीं, सिंपल, जो पढ़े हो बस उतना। इसके बाद प्रिस्क्राइब फॉर्म विथ मेजर हेडिंग। आपको पता होगा बैलेंस शीट में हेडिंग है, कौन कौन सी हेडिंग थी सर? इक्विटी लायबिलिटी में क्या क्या था सर? शेयर होल्डर फंड हमने पढ़ा था, शेयर होल्डर फंड में 2 थे। मेजर हेडिंग की बात कर रहा है। मेजर हेडिंग में शेयर होल्डर फंड था, नॉन करंट लायबिलिटीज थी, करंट लायबिलिटीज थी, उसके अंदर कुछ हेडिंग्स थे। एसेट में 2 ये मेजर हेडिंग थी, एक नॉन करंट एसेट्स की थी, एक करंट एसेट्स की थी। याद आया? आएगा आएगा, सब याद आएगा। तो वो हेडिंग से बस याद रखिएगा। इसके बाद फाइनेंशियल एनालिसिस में देखिए मीनिंग, फिर देखो भाग गया, पीछे चलो भाई, भागो मत। मीनिंग, सिग्निफिकेंस, पर्पस, लिमिटेशंस, ये आपका आ गया। टूल्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस, टूल्स 2 ही थे, कंपैरेटिव और कॉमन साइज, जो कि आपने नहीं पढ़ा था, यहां पे वो भी आएगा, आएगा ना। इसके बाद अकाउंटिंग रेशियो, ये खूब पढ़े थे। अकाउंटिंग रेशियो में क्या क्या पढ़े थे सर? हमने पढ़ा था प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो। इनके अंदर सर लिक्विडिटी में 2 पढ़े थे, करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो। सॉल्वेंसी में डेब्ट इक्विटी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो। अभी तो 1-2 नए भी आए थे, 2-3 नए आए थे। एक इसमें आया था, 2 टर्नओवर में आया था, याद आया? तो इस तरह जितने भी रेशियोज थे वहां एक्सप्लेन हो गए। थोड़ा यहां देखो सिलेबस में कौन कौन से रेशियो दिया हुआ है। मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ रेशियो में देखो पहला दिया है लिक्विडिटी रेशियो, दिखा? इसमें 2 होते हैं, लो पीछे आओ भाई, इसमें 2 होते हैं, ये देखो 2 आगे, करंट रेशियो और लिक्विडिटी रेशियो। सॉल्वेंसी में देखो इसमें कौन कौन से दिए हैं, डेब्ट टू इक्विटी, टोटल एसेट टू डेब्ट, प्रोप्राइटरी रेशियो, एक्टिविटी, बस यही 3 है यहाँ पे सॉल्वेंसी में, जबकि आपने 4 से 5 रेशियो पढ़े होंगे। यहां पे सिर्फ 3 रेशियो दिए हैं, कौन कौन से? डेब्ट टू इक्विटी, टोटल एसेट टू डेब्ट और प्रोप्राइटरी रेशियो। तीनों का फॉर्मूला बड़ा आसान सा है। एक्टिविटी में इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, डेटर टर्नओवर रेशियो, पेबल टर्नओवर, ये ट्रेड पेबल्स है, ठीक है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो और करंट एसेट टर्नओवर रेशियो। तो मेरा कहने का मतलब है आपको सिर्फ सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना। सीयूटी का जो सिलेबस लॉन्च हुआ है उसमें जो चीज लिखी है उसी को तैयार कर लेना, उतना ही फंसेगा। अगर आपकी वो सारी चीजें तैयार है जो सीयूटी के सिलेबस में है, तो उसके बाहर से कुछ नहीं आएगा। लेकिन इनको अच्छे से मांझ लीजिएगा, विम बार लगा लगा के मांझ लीजिएगा, लेकिन मांझ लीजिएगा। अब आओ बेटा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो पे। ये सब वही रेशियो है जो नेट सेल्स पे निकलते थे। देखो जीपी है, ऑपरेटिंग है, नेट प्रॉफिट रेशियो है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, अर्निंग पर शेयर है, डिविडेंड पर शेयर, प्रॉफिट अर्निंग रेशियो है। कितना पढ़ोगे सर? इतना पढ़ते पढ़ते उब चुके हैं, ये सब याद है। लेकिन जैसे ही अगर आपको याद है तो जितने भी यहाँ पे एमसीक्यूज मैं दूंगा, हर एक टॉपिक के मैं 100 एमसीक्यू दूंगा। तो यहाँ कितने टॉपिक हो गए? ये 6ठा टॉपिक चल रहा है। तो सोचो 6-7 टॉपिक जो है, अगर 600-700 एमसीक्यू तुमने सॉल्व कर लिए, पूछेगा कितना? सिर्फ 45 क्वेश्चन, और करना कितना है? 35 क्वेश्चन, और 35 × 20 700, मतलब एक क्वेश्चन का 20 गुना मैं आपको दूंगा। 20 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। तो बेटा 700 अगर आपने एमसीक्यू लगा लिए, सोचो 600-700, तो 35 तो कहीं गया ही नहीं है। 35 में से आपको पाना कितना? 34, और सिलेक्शन हो जाएगा ना, मनचाही यूनिवर्सिटी मिल जाएगी। आओ, तो ये सारा टॉपिक समझ में आ गया। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या पढ़ना है, आगे बढ़ते हैं, चलो आगे। ये है आपका स्टेटमेंट ऑफ चेंजिंग इन फाइनेंशियल पोजीशन। ये क्या पढ़े थे? ये फाइनेंशियल पोजीशन कौन सा चैप्टर था, याद आया? कैश फ्लो। एक बड़ा सा चार्ट बनता था, इतना बड़ा, 3 एक्टिविटी आती थी। कौन कौन सी? ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सर तीनों एक्टिविटी में कुछ कंटेंट होते थे, यहां पे बस उसी को पढ़ना था। जो तुम पढ़े हो उसको याद रखना, वहां पे 3-4 चीजों का ट्रीटमेंट याद रखना। कौन कौन सा? एक है डेप्रिसिएशन का, एक है डिविडेंड का, एक है प्रॉफिट का, और लास्ट वाला एसेट्स का। इसको बस तब दिमाग में बैठा लेना, इसके अलावा यहां से कुछ नहीं पूछा जाता। अब देखते इसमें क्या क्या पूछ रहा है। कैश फ्लो में मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव, चलो प्रिपरेशन बनता कैसे है, मेन यही है। देखो मैंने क्या क्या बताया,
एक है एडजस्टमेंट रिलेटेड टू डेप्रिसिएशन। जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनता था, वहां पे जो डेप्रिसिएशन ऑन सेल और डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर आता था, ये वही वाला ट्रीटमेंट है, भूलना मत, बहुत इंपॉर्टेंट है, एसेट्स वाला जो आता था। ठीक, इसके बाद डिविडेंड का ट्रीटमेंट, टैक्स का, सेल एंड परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट्स, बता दिया ना, एसेट्स, एसेट्स के साथ ही लगा है डेप्रिसिएशन, एसेट के साथ ही क्या लगा है, डेप्रिसिएशन लगा है, और इसके बाद डिविडेंड एंड टैक्स। बस इतनी चीज तुम कैश फ्लो में पढ़ लेना, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। ओके, तो मेरे ख्याल से बस कंप्लीट इतना ही था। अब इसके बाद इसका एक छोटा सा सेक्शन और है, कंप्यूटर सेक्शन, जो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग आती है। लेकिन आप देखोगे बोर्ड के एग्जाम में से फाइनेंशियल और कंप्यूटराइज्ड में ऑप्शन होता है, तो बच्चे कंप्यूटराइज्ड नहीं पढ़ते, ना पढ़ाया जाता है। लेकिन बहुत सारे स्टेट्स में बच्चे कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग भी लेते होंगे, तो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग जो है वो कंप्यूटर के टीचर आपको आके पढ़ाएंगे। ठीक, यहां तक पूरा फाइनेंशियल अकाउंटिंग मैं पढ़ाऊंगा, A to Z सारी चीजें, और आपको पेपर में इन दोनों में से कोई एक ही अटेम्प्ट करना होगा, फाइनेंशियल या कंप्यूटराइज्ड में से। तो 99% लोग यही पढ़ते हैं, 1% लोग ही कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग लेते हैं, तो वो हमारे कंप्यूटर के टीचर आएंगे तो आपको बता देंगे। लेकिन तब तक आप बाकी इन चीजों को मजबूत कर लीजिए, ये जो 7-8 टॉपिक है। ओके, बस यही टोटल कंप्लीट सिलेबस था अकाउंटेंसी का। सोचो सिलेबस क्या था, कुछ नहीं, सिर्फ आपकी 12th की बुक थी, उसी को सिलेबस बना दिए। 12th की बुक थी ना, तीनों बुक उठा लेना, अच्छे से चार्ट डालना बुक को, ठीक, और सब कुछ मस्त हो जाएगा। चार्ट डालने का मतलब याद कर लेना, याद नहीं प्रैक्टिस कर लेना, अकाउंट से याद नहीं की जाती। ठीक, तो बस आज के लिए, आज के सेशन में इतना ही काफी। कल से हम एक नई वीडियो के साथ आएंगे, हर एक दिन आपको एक अच्छा वीडियो मिलेगा। और अब जो वीडियो चलेगा, क्योंकि टाइम है कम, काम है ज्यादा, कम समय में ज्यादा चीजें कैसे की जाएंगी, तो सिर्फ एक तरीके से की जाएंगी, वो है मेहनत से। और मैं अगर आपके लिए इतनी मेहनत कर सकता हूं कि आपको पढ़ना है, मुझे पढ़ाना है, तो आपको तो मेहनत करना ही चाहिए ना बच्चों। और अगर अच्छा लग रहा हो तो बस एक लाइक और एक सब्सक्राइब, और जिन बच्चों को इसकी जरूरत हो उनको ये शेयर कीजिएगा, बोलिएगा कि ज्ञान कलश में एक कलश है जिसमें सभी विषयों का ज्ञान छुपा हुआ है, सिर्फ कलश खोलने की देर है, सारा ज्ञान आपको मिल जाएगा। ठीक, तो बस आज के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू बच्चों।